स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय है धातु और अधातु। मतलब जब भी हम किसी सुई को या विशालकाय कार को देखते हैं, है ना? बिल्कुल। या मीलों लंबी रेल की पटरियों को ले लीजिए, हाँ। तो दिमाग में बस एक ही विचार आता है कि ये सब कितना ठोस है, मतलब कितना स्थायी है। एक बार कोई चीज लोहे या इस्पात से बन गई तो ऐसा लगता है जैसे उसने अमरता पाली हो। सही कहा। बाहरी तौर पर देखने पर यह धारणा एकदम स्वाभाविक लगती है। मतलब एक कठोर और अडिग ढांचा जो हमारी आधुनिक मानव सभ्यता का मुख्य आधार है। लेकिन, और यही आज का हमारा मेन पॉइंट है, आज की इस चर्चा में जो स्रोत सामग्री हमारे सामने है वो इस पूरी धारणा को जड़ से हिला देती है। बिल्कुल हिला देती है, क्योंकि स्रोत सामग्री के अनुसार ये दुनिया शांत नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाले रासायनिक युद्ध, समझौतों और कह सकते हैं धोखे से भरी हुई है, जो दिखाते हैं कि ब्रह्मांड के ये मूल तत्व परमाणु स्तर पर असल में कैसे काम करते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम इन रहस्यों को सुलझा लेते हैं तभी हम खदान से निकली मिट्टी को अंतरिक्ष यान में बदल पाते हैं। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा जो हमारी आंखें पैदा करती हैं। यानी इनके भौतिक गुणधर्म। हाँ, भौतिक गुणधर्म। जब हम धातुओं को देखते हैं तो सबसे पहले उनके आकार बदलने की क्षमता पर ध्यान जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे आघातवर्धिता कहते हैं। और तन्यता भी। राइट। आघातवर्धिता और तन्यता, मतलब आघातवर्धिता का अर्थ है किसी धातु को पीट पीट कर बिना तोड़े उसकी बहुत पतली चादर बना देना। और तन्यता का अर्थ है उसे खींचकर एक महीन तार में बदल देना। हाँ, और स्रोत सामग्री में तन्यता को लेकर एक ऐसा तथ्य है जो सच में दिमाग चकरा देता है। अच्छा, वो कौन सा तथ्य है? उसने स्पष्ट रूप से दर्ज है कि केवल 1 ग्राम सोने से, हाँ, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर? अरे बाप रे, सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना? मुझे भी यही लगा था। लेकिन देखिए, इसके पीछे परमाणुओं का एक बहुत ही अद्भुत तंत्र काम करता है। धातुओं के परमाणु एक विशेष प्रकार के धात्विक बंधन से जुड़े होते हैं। धात्विक बंधन? हाँ, जब सोने को खींचा जाता है तो उसके परमाणु एक दूसरे का साथ छोड़े बिना एक दूसरे के ऊपर से फिसलकर नई जगह बना लेते हैं। अच्छा, मतलब वो टूटते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। उनका ये बंधन इतना लचीला होता है कि वे टूटते नहीं हैं, बल्कि एक लंबी कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी गुण के कारण सोना ऐतिहासिक रूप से आभूषणों के लिए इतना मूल्यवान रहा है। पर यहीं पर मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। क्या बात? बचपन से हम यही देखते और सुनते आए हैं कि धातु का मतलब ही कठोरता है। अगर लोहे के किसी टुकड़े पर जोर से हथौड़ा मारा जाए तो हथौड़ा ही वापस उछल कर लग सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारे स्रोत में एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास मौजूद है। उसमें लिखा है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें सामान्य रसोई के चाकू से पनीर की तरह आसानी से काटा जा सकता है। हाँ, ये सच है। एक मिनट, एक तरफ आप कहते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं और दूसरी तरफ चाकू से कटने वाली धातु, ये क्या रहस्य है? देखिए, विज्ञान में सामान्य नियम हमें केवल एक धुंधली तस्वीर दिखाते हैं। असली कहानी उन अपवादों में छिपी होती है। अपवादों में? हाँ, सोडियम और पोटेशियम क्षारीय धातुएं हैं। कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी धातु के परमाणु एक दूसरे से कितनी मजबूती से चिपके हुए हैं। अच्छा, तो इनका जुड़ाव कमजोर होता है? बिल्कुल। सोडियम और पोटेशियम के परमाणुओं का आकार बड़ा होता है और उनके बीच का धात्विक खिंचाव बहुत कमजोर होता है। उनका घनत्व भी बहुत कम होता है। तो इसलिए उनके परमाणु आसानी से अलग हो जाते हैं। सही पकड़ा, इसलिए वे मुलायम लगते हैं। यानी कठोरता कोई ऐसा तमगा नहीं है जो हर धातु को अनिवार्य रूप से मिलता ही हो। और ये बात अधातुओं पर भी पूरी तरह से लागू होती है। वो कैसे? सामान्य रूप से अधातुएं मुलायम या गैसीय अवस्था में होती हैं, लेकिन कार्बन का एक विशेष अपर रूप, जिसे हम हीरा कहते हैं। हाँ, डायमंड। बिल्कुल। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। एक अधातु होने के बावजूद? हाँ, हीरे में कार्बन का हर एक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक बहुत ही मजबूत त्रि-आयामी जालक में जुड़ा होता है। अरे वाह! इसी तरह आयोडीन एक अधातु है, लेकिन वो धातुओं की तरह तेज चमकती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी भी तत्व को केवल उसके बाहरी रूप रंग या कठोरता से आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। एग्जैक्टली सही बात है। अगर हमें उनकी असलियत जाननी है तो हमें उस परत को हटाकर उनके अंदर चल रहे रासायनिक युद्ध को समझना होगा।
और वो युद्ध शुरू होता है जब ये तत्व हवा, पानी या अन्य रसायनों के संपर्क में आते हैं। हाँ, और स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही रोचक प्रणाली दी गई है, सक्रियता श्रेणी। मतलब एक तरह की वीआईपी हायरार्की। वीआईपी हायरार्की, ये तुलना अच्छी है। हाँ, इसे देखने पर लगता है कि धातुओं की दुनिया में एक बहुत ही सख्त व्यवस्था बनी हुई है। कुछ धातुएं इतनी उग्र और गुस्से वाली हैं कि वे किसी से भी टकराने को तैयार रहती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वही चाकू से कटने वाला सोडियम। स्रोत बताता है कि अगर सोडियम को ठंडे पानी में भी डाल दिया जाए तो वो धमाके के साथ आग पकड़ लेता है। बिल्कुल, और इसलिए इसे शांत रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखना पड़ता है। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब पानी जो आग बुझाता है वही सोडियम को जला देता है? इसके पीछे का रसायन बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। देखिए, जब सोडियम पानी के संपर्क में आता है तो वो तुरंत पानी के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस। हाँ, और ये अभिक्रिया इतनी प्रचंड होती है और इसमें इतनी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। बाप रे! तो इसलिए हमें धमाका और आग दिखाई देती है। बिल्कुल। और इस पदानुक्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर सबसे नीचे बैठे हैं सोना और चांदी। ये वो राजा महाराजा हैं जिन्हें अपने आसपास होने वाली किसी भी हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सबसे स्थिर धातुएं। चाहे पानी हो, हवा हो या सामान्य अम्ल हो, ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते। लेकिन यहाँ मुझे एक और सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। स्रोत में अम्ल राज नामक एक मिश्रण का जिक्र है, जैसे एक्वा रेजिया भी कहते हैं। हाँ, एक्वा रेजिया। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो सोना सदियों तक जमीन में गड़ा रहने पर भी खराब नहीं होता, वो इन दो अम्लों के मिलने से अचानक कैसे गलने लगता है? यही रसायन विज्ञान की खूबसूरती है। कैसे? इन दोनों में ऐसा क्या जादू है जो ये अकेले नहीं कर सकते? देखिए, अम्लराज में एक शानदार रासायनिक तालमेल देखने को मिलता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अकेले सोने के परमाणुओं को हिला भी नहीं सकते। ठीक है। लेकिन जब वे एक साथ मिलते हैं तो नाइट्रिक अम्ल एक अत्यंत शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। मतलब वो सोने को तोड़ता है? हाँ, वह सोने के कुछ ठोस परमाणुओं को आयनों में तोड़ देता है। उसी समय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने क्लोराइड आयन आगे भेजता है, जो सोने के उन कूटे हुए आयनों को पकड़कर एक नया घुलनशील यौगिक बना लेते हैं। ओहो, मतलब एक अम्ल तोड़ता है और दूसरा उसे घोल लेता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्या बात है! दो साधारण चीजें मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाती हैं जो सबसे स्थिर धातु को भी झुका देती है। और इसी तरह का एक और अनोखा व्यवहार कुछ धातु ऑक्साइड्स भी दिखाते हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? आमतौर पर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय स्वभाव के होते हैं, लेकिन स्रोत में उभय धर्मी ऑक्साइड्स का जिक्र है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये तो मुझे किसी चतुर राजनेता की तरह लगते हैं जो सामने वाले को देखकर अपना घोषणा पत्र ही बदल लेते हैं। हाँ, ये तुलना इसके रासायनिक बर्ताव को बहुत अच्छे से समझाती है। सच में? हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपनी प्रकृति को स्थिर नहीं रखता। जब इसके सामने कोई शक्तिशाली अम्ल आता है तो ये तुरंत अपने भीतर के क्षारीय गुणों को आगे कर देता है और उस अम्ल को बेअसर करके लवण और पानी बना देता है। बिल्कुल। लेकिन जब इसके सामने कोई शक्तिशाली क्षारक आता है तो ये अपना रूप बदलकर एक अम्ल की तरह बर्ताव करने लगता है। बहुत चालाक है ये। इस रासायनिक व्यवहार की दुनिया में एक और अजीब घटना होती है जिसे विस्थापन प्रतिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। हाँ, विस्थापन प्रतिक्रिया। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बहुत ताकतवर इंसान आए और किसी कमजोर इंसान को उसकी कुर्सी से उठाकर खुद उस पर बैठ जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर होती है जी, वह कम सक्रिय धातु को उसी के विलयन से लात मारकर बाहर निकाल फेंकती है। जैसे अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की नीले घोल में डाला जाए तो लोहा धीरे धीरे तांबे को बाहर कर देता है। हाँ, और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर बैठ जाता है, जिससे घोल का रंग भी बदल जाता है। लेकिन ये सारी रस्साकशी हो क्यों रही है? ये तत्व इतने बेचैन क्यों है? देखिए, उनकी इस पूरी बेचैनी, इस उतावलेपन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्थिरता प्राप्त करना। स्टेबिलिटी। हाँ, ब्रह्मांड में हर तत्व उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसेस की तरह एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहता है। अच्छा, क्योंकि नोबल गैसेस के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होती है जी, इसलिए वे एकदम शांत रहती है। एकदम सही। दूसरी तरफ धातुओं के पास बाहरी कक्ष में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो उनके लिए बोझ की तरह होते हैं। तो वे उन्हें जल्द से जल्द निकाल देना चाहती हैं। बिल्कुल। वहीं अधातुओं को अपना कक्ष पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत होती है। और इसी इलेक्ट्रॉन देने और लेने की चाहत से एक बहुत ही शक्तिशाली रिश्ता जन्म लेता है, जिसे आयोनिक यौगिक कहते हैं। हाँ, आयनिक बॉन्ड्स। स्रोत में उस साधारण नमक का उदाहरण है जिसे हम रोज खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल, NaCl। सोडियम के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो उसे परेशान कर रहा है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की सख्त तलाश है। तो यहाँ एक बिल्कुल सटीक लेन देन होता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सौंप देता है। ऐसा करते ही सोडियम एक धन आयन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन पाकर क्लोरीन एक ऋण आयन बन जाता है। और हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को अत्यंत प्रचंड ताकत से खींचते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, इस लेनदेन के बाद उन दोनों के बीच एक मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पैदा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल। ये बल इतना ताकतवर होता है कि वो आयनों को एक बहुत ही सघन और कठोर क्रिस्टल के रूप में बांध देता है। इसी कारण से आयनिक यौगिक बहुत कठोर होते हैं और उन्हें पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है। सही कहा। पर यहाँ मुझे एक बात खटकती है, अगर इस नमक के टुकड़े में इतने सारे आवेश वाले कण यानी आयन मौजूद हैं, तो ये ठोस अवस्था में बिजली का सुचालक क्यों नहीं होता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जबकि अगर इसी नमक को पानी में घोल दिया जाए या भयंकर गर्मी देकर पिघला दिया जाए, तो इसमें से आसानी से विद्युत धारा बहने लगती है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे उसी आकर्षण बल का हाथ है। मुझे ये एक उपमा से समझ में आता है। मान लीजिए कि एक बहुत ही खचाखच भरा हुआ डांस फ्लोर है। डांस फ्लोर दिलचस्प है, बताइए। ये आयोनिक यौगिक की ठोस अवस्था है। हर कोई अपनी जगह पर इतनी बुरी तरह फंसा है कि हिलने की भी जगह नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहे, जैसे बिजली की धारा बहना चाहती है, तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि जगह ही नहीं है। राइट। लेकिन जैसे ही यौगिक को पानी में घोला जाता है या पिघलाया जाता है, तो समझ लीजिए उस डांस फ्लोर की दीवारें टूट गईं और मैदान बड़ा हो गया। अब लोग आसानी से इधर-उधर भाग सकते हैं। और यही भाग दौड़ विद्युत धारा को जन्म देती है। अरे वाह! ठोस अवस्था में वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनों को हिलने नहीं देता, लेकिन पिघलने पर या पानी में घुलने पर वो मजबूत बल कमजोर पड़ जाता है। आयन अपनी जगह से आजाद हो जाते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ने लगते हैं। बिल्कुल। आवेश की इस निर्बाध गति के कारण ही पिघली हुई अवस्था में आयोनिक यौगिक बिजली के सुचालक बन जाते हैं। ये तो हो गई प्रकृति द्वारा बनाए गए इन मजबूत बंधनों की बात, लेकिन इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो कैसे? जब ये धातुएं खदानों के अंदर मिट्टी और चट्टानों में इतने मजबूत आयनिक बंधन और अयस्कों के रूप में फंसी हुई हैं, तो हम इंसान उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए शुद्ध रूप में बाहर कैसे निकालते हैं? देखिए, धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करना, जिसे धातुकर्म या निष्कर्षण कहते हैं, कोई एक तयशुदा फॉर्मूला नहीं है। हमें वापस उसी सक्रियता श्रेणी को देखना पड़ता है। वही वीआईपी वाली लिस्ट। हाँ, वही। जो धातुएं पदानुक्रम में सबसे नीचे हैं, जैसे पारा या तांबा, उनका निष्कर्षण सबसे आसान है। उनके अयस्कों को केवल हवा की उपस्थिति में गर्म कर देने से ही धातु अलग हो जाती है। अच्छा, ये तो आसान है। लेकिन जो धातुएं उस श्रेणी के बीच में बैठी हैं, जैसे जस्ता, लोहा या सीसा, उनके साथ क्या होता है? स्रोत के अनुसार प्रकृति में ये अक्सर सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। यहाँ रसायन विज्ञान का एक बहुत ही व्यवहारिक नियम लागू होता है। किसी भी धातु को उसके सल्फाइड या कार्बोनेट यौगिकों से सीधा अलग करना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करते हैं? इसके बजाय धातु को उसके ऑक्साइड रूप से अलग करना कहीं ज्यादा आसान होता है। इसलिए खदान से निकलने वाले सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। इसके लिए कारखानों में दो विशेष प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं ना, भर्जन और निस्तापन। बिल्कुल, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये नाम तो बहुत भारी हैं, पर असल में इनके अंदर होता क्या है? प्रक्रियाएं सरल लेकिन बहुत प्रभावी हैं। भर्जन में, जो कि सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है, अयस्क को हवा की भरपूर मात्रा में बहुत तेज गर्म किया जाता है। हवा की मौजूदगी में? हाँ, हवा में मौजूद ऑक्सीजन अयस्क के सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाती है। पीछे केवल शुद्ध धातु ऑक्साइड बच जाता है। समझ गई। और निस्तापन? दूसरी तरफ निस्तापन की प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्कों के लिए होती है। कार्बोनेट में पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसलिए इसे बहुत ही सीमित हवा में गर्म किया जाता है।
अच्छा, हवा कम कर देते हैं। बिल्कुल। गर्मी पाकर कार्बोनेट टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और यहाँ भी हमें धातु ऑक्साइड मिल जाता है। और एक बार जब वो ऑक्साइड बन गया, फिर हम कार्बन यानी साधारण कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा आकर्षण रखता है, तो वो ऑक्सीजन को छीन लेता है और हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। एकदम सही। लेकिन स्रोत सामग्री में इसी मध्यम श्रेणी की धातुओं से जुड़ी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन है जो किसी विज्ञान कथा की फिल्म के दृश्य जैसी लगती है। आप थर्मिट अभिक्रिया की बात कर रही हैं? हाँ, थर्मिट रिएक्शन। जब आयरन ऑक्साइड की प्रतिक्रिया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ करवाई जाती है तो इतनी भयंकर मात्रा में ऊष्मा निकलती है कि लोहा ठोस से सीधा उबलते हुए तरल रूप में आ जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का ही एक बहुत ही हिंसक रूप है। हिंसक? हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में अधिक सक्रिय है, इसलिए वो लोहे को उसके ऑक्साइड से बाहर निकाल फेंकता है। और इस टूटने और जुड़ने की प्रक्रिया में इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है कि लोहा पिघल जाता है। बिल्कुल। और आपको पता है, इसी तरल लोहे का उपयोग रेल की पटरियों की बड़ी बड़ी दरारों को भरने के लिए किया जाता है। वो दरार में जाकर जमता है और पटरी को वापस जोड़ देता है। ये तो कमाल का तरीका है। लेकिन मुझे सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर बैठे तत्वों की चिंता हो रही है। जैसे सोडियम या खुद एल्यूमिनियम? हाँ, अगर ये ऑक्सीजन से इतना गहरा प्यार करते हैं कि कार्बन भी इनके बंधन को नहीं तोड़ सकता, तो फिर इन्हें खदान से निकालकर शुद्ध कैसे किया जाए? कार्बन की ताकत यहाँ आकर क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि इन उच्च सक्रियता वाली धातुओं का ऑक्सीजन के साथ जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, वो कार्बन की खींचने की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। तो फिर क्या उपाय है? जब सारे रासायनिक तरीके और कोयला हार मान लेते हैं, तब इंसान बिजली का सहारा लेता है। इसे विद्युत अपघटनीय अपचयन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? हाँ, इन धातुओं के लवणों को भयंकर गर्मी देकर पिघलाया जाता है और फिर उनमें से शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी उन्हें एक बहुत तगड़ा बिजली का झटका दिया जाता है। बिल्कुल। बिजली का ये प्रवाह इतना ताकतवर होता है कि वो परमाणुओं को जबरदस्ती अलग होने पर मजबूर कर देता है। शुद्ध धातु कैथोड पर यानी ऋण इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाती है और ऑक्सीजन या क्लोरीन जैसी गैसें एनोड पर निकल जाती हैं। सही कहा। यहाँ तक कि निष्कर्षण के बाद धातुओं की बची खुची अशुद्धियां निकालने के लिए भी इसी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे विद्युत अपघटनी परिष्करण या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। हाँ, अशुद्ध धातु से बिजली गुजारने पर शुद्ध धातु एक तरफ जमा हो जाती है और सारी गंदगी बर्तन के तल में बैठ जाती है, जिसे स्रोत में एनोड पंख कहा गया है ना? बिल्कुल। और ये गंदगी भी बेकार नहीं होती। इसमें अक्सर सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के कण छिपे होते हैं। अरे वाह! तो इतनी मशक्कत के बाद धरती का सीना चीरकर, चट्टानों को पीसकर, भट्टियों में जलाकर और शक्तिशाली बिजली के झटके देकर इंसान ने शुद्ध धातु प्राप्त कर ली। हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं। जैसे ही धातु कारखाने से बाहर आती है, प्रकृति अपना एक अलग युद्ध शुरू कर देती है। अच्छा, वो कैसे? प्रकृति इन धातुओं को वापस उसी रूप में ढकेलने का प्रयास करती है जिस रूप में वे खदान के अंदर थीं। इस धीमी मौत को संक्षारण या करोजन कहते हैं। ओह, संक्षारण। हाँ। वास्तव में यह प्रकृति का अपना संतुलन वापस पाने का तरीका है। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन, नमी और अन्य गैसें लगातार इन शुद्ध धातुओं की बाहरी सतह पर हमला करती रहती हैं। बिल्कुल। धातुएं फिर से अपने आसपास के तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके यौगिक बनने लगती हैं। यह विनाश हम अपने आसपास रोज देखते हैं। चांदी के बर्तन कुछ समय बाद काले पड़ने लगते हैं, क्योंकि चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की एक परत बना लेती है। और तांबे के बर्तनों पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हाँ, जो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और नमी से बनने वाला कॉपर कार्बोनेट है। हाँ, और इन सब में सबसे भयानक दुश्मन है लोहे पर लगने वाली जंग, रस्टिंग। बिल्कुल। लाल भूरे रंग की ये भुरभुरी परत धीरे धीरे पूरे के पूरे लोहे के ढांचे को अंदर तक खा जाती है। लेकिन जब जंग की बात आती है तो हमारे पास प्राचीन भारतीय धातु कर्म का एक ऐसा गौरवशाली साक्ष्य है जिस पर आज भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। आप दिल्ली की लौह स्तंभ की बात कर रही हैं? हाँ, कुतुब मीनार के पास खड़ा 1600 साल पुराना ये स्तंभ 8 मीटर ऊंचा और लगभग 6 टन भारी। ये तो वाकई एक अजूबा है। इसने 1600 सालों से
खुले आसमान के नीचे दिल्ली की भीषण गर्मी, बारिश और प्रदूषण झेला है, लेकिन आज तक उस पर जंग का एक भी निशान नहीं है। ये कैसे संभव है? ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि प्राचीन भारत में धातु विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था। आधुनिक शोध बताते हैं कि उन प्राचीन शिल्पकारों ने लोहे को बनाते समय एक विशेष तकनीक का उपयोग किया था। कैसी तकनीक? जिससे उसकी सतह पर फास्फोरस की एक अत्यंत पतली लेकिन अभेद्य परत बन गई। ये परत ऑक्सीजन और नमी को लोहे के मूल परमाणुओं तक पहुंचने ही नहीं देती। क्या बात है। और आज के आधुनिक युग में हम क्या करते हैं? आज हम जंग से बचने के लिए यशद लेपन यानी गैल्वनाइजेशन जैसी तकनीकों पर निर्भर हैं। यशद लेपन, इसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं ना? हाँ, लोहे के ऊपर जस्ते यानी जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। जिंक लोहे से ज्यादा सक्रिय है, इसलिए जब जंग लगने की बारी आती है तो जिंक खुद को कुर्बान कर देता है। ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेता है और लोहे को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। ये तो धातुओं को बचाने का तरीका हुआ। लेकिन इंसान ने केवल धातुओं को बचाना नहीं सीखा, बल्कि उनकी कमियों को दूर करके उन्हें और भी बेहतर बनाना सीख लिया है। आप मिश्रातु या एलॉय बनाने की बात कर रही हैं। हाँ, ये धातु कर्म का सबसे शानदार हिस्सा है। इंसान ने समझ लिया है कि प्रकृति से मिलने वाली शुद्ध धातुएं हमेशा हमारे उपयोग के लिए एकदम सही नहीं होती। जैसे शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है और गर्म होने पर आसानी से खिंच जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस शुद्ध लोहे में सिर्फ 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वो अत्यंत कठोर और मजबूत इस्पात यानी स्टील बन जाता है। बस 0.05%। इतने कम कार्बन से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है? ये सब परमाणुओं की जमावट का खेल है। देखिए, शुद्ध लोहे के परमाणु एक बहुत ही व्यवस्थित जालक में परतों के रूप में जमे होते हैं। ठीक है। जब दबाव पड़ता है तो ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं, जिससे लोहा मुड़ जाता है। लेकिन कार्बन के परमाणु लोहे के परमाणुओं से आकार में छोटे होते हैं, तो वे बीच में फंस जाते होंगे। एकदम सही। जब कार्बन मिलाया जाता है तो उसके परमाणु लोहे की परतों के बीच खाली जगहों में जाकर फंस जाते हैं। वे उन परतों को फिसलने से रोक देते हैं और इसी रुकावट के कारण लोहा अपनी नरमी खो देता है और कठोर इस्पात बन जाता है। बिल्कुल। अद्भुत। यानी एक छोटी सी मिलावट धातुओं के जालक को फंसा देती है और उनका पूरा चरित्र ही बदल जाता है। सोने के साथ भी यही रणनीति अपनाई जाती है ना? हाँ, खदान से निकला 24 कैरेट का शुद्ध सोना इतना नरम होता है कि अगर उससे गहने बनाए जाएं तो वे हाथ के हल्के से दबाव से ही मुड़ जाएंगे या टूट जाएंगे। इसलिए आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है और उसे 22 कैरेट का बनाया जाता है, ताकि गहने अपना आकार बरकरार रख सकें। सही कहा। एक और बहुत मजेदार उदाहरण है सोल्डरिंग वाला वायर। हाँ, सीसा और टिन को मिलाकर ये मिश्रातु बनाया जाता है। सीसा और टिन दोनों का गलनांक काफी अधिक होता है, लेकिन जब इन्हें मिलाया जाता है तो इस नए मिश्रातु का गलनांक इतना कम हो जाता है कि बिजली के तारों को जोड़ने के लिए इसे एक छोटी सी मशीन से आसानी से पिघलाया जा सकता है। अरे वाह! मिश्रातु विज्ञान इस बात का प्रतीक है कि कैसे मनुष्य ने केवल खनिजों को निकाला ही नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए मूल तत्वों को अपनी आवश्यकताओं और कल्पनाओं के अनुसार एक नया और अधिक उपयोगी रूप देना सीख लिया है। बिल्कुल। भौतिक गुण हमारी आंखों को धोखा देते हैं। जहां 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है, वहीं धातु कहलाने वाला सोडियम चाकू से कट जाता है। और हमने उनकी रासायनिक दुनिया को भी खंगाला, जहां पानी में आग लग जाती है और अम्लराज सोने को गला देता है। हाँ, हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के जालक कैसे बनते हैं और थर्मिट अभिक्रिया से उबलता हुआ लोहा रेल की पटरियों को कैसे जोड़ता है। और अंत में हमने दिल्ली के लौह स्तंभ से लेकर कार्बन की मिलावट तक का वो विज्ञान समझा जिसने मानव सभ्यता की नींव रखी है। सच में। पर इस पूरी तकनीकी यात्रा को देखने के बाद जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। इंसान खनिजों को धरती की अथाह गहराई से निकालता है, भारी मात्रा में ऊर्जा और विज्ञान का उपयोग करके उन्हें शुद्ध धातुओं में बदलता है, उनसे गगनचुंबी इमारतें और मशीनें बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति कभी हार नहीं मानती। संक्षारण के जरिए, हवा और नमी के जरिए प्रकृति लगातार उन शुद्ध धातुओं को वापस यौगिकों में, वापस उसी मिट्टी में मिलाने का प्रयास करती रहती है जहां से वे आए थे। तो क्या धातुओं का ये सारा निष्कर्षण, हमारे कारखाने और हमारा ये पूरा आधुनिक धातु आधारित ढांचा, क्या ये पृथ्वी के विशाल प्राकृतिक और रासायनिक चक्र में मानव जाति का केवल एक अस्थायी हस्तक्षेप मात्र है?
ये एक बहुत ही गहरा विचार है। हम अथक प्रयास से धातु को निकालते हैं और प्रकृति जंग लगाकर उसे धीरे धीरे वापस अपनी गोद में ले लेती है। ये सोचने वाली बात है कि अंततः प्रकृति हमेशा अपना संतुलन वापस पा ही लेती है। बिल्कुल। इंसान और प्रकृति के बीच चल रही इस अंतहीन रासायनिक रस्साकशी के इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस डीप डाइव से विज्ञान के इन रहस्यों और हमारे आसपास मौजूद दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। सुनते रहिए और खदानों से लेकर तारों तक फैले विज्ञान के इन अद्भुत रहस्यों पर विचार करते रहिए।